दोस्तों, समय का पहिया कभी कभी हमें इतनी हैरत अंगेज चीजें दिखाता है कि हम उनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारे माता पिता ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक आर्टिफिशियल स्क्रीन पर सिर्फ 4-5 बार टाइप करने से हम लोग हजारों किलोमीटर दूर अपने किसी ऐसे रिश्तेदार से बात करने के काबिल होंगे जिसकी शक्ल देखने के लिए भी हम तरस जाते हैं। दोस्तों, तस्वीरें हमेशा से हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाती है। हम तस्वीरों में कैद वर्तमान के मोमेंट को करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो एक मेमोरी बन जाता है। अब अगर इस बारे में बड़ा जोर देकर सोचे तो लगता है कि तस्वीरें कितना अहम रोल प्ले करती है ना। इवन हमारी नॉलेज में भी आज हम स्पेस के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं, उनमें से 70% क्रेडिट हमें अपने इक्विपमेंट द्वारा ली गई तस्वीरों को ही देना पड़ेगा। मगर यार, ये सुंदर, साफ और वॉलपेपर जैसे लगने वाली तस्वीरें हमेशा से इतनी साफ नहीं हुआ करती थी, बल्कि आज से दशकों पहले अंतरिक्ष में तस्वीरों के हालात ही कुछ और हुआ करते थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सौर मंडल में मौजूद प्लैनेट्स की उन पहली तस्वीरों को देखने वाले हैं जो कभी हम इंसानों ने कैप्चर की थी, और उन्हें हम हमारी लेटेस्ट इमेज से कंपेयर भी करेंगे, जिससे हमें इस बात का एहसास हो सके कि हम लोग कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए कंपेयर करते हैं सौर मंडल के सबसे पहले इमेज को सबसे लेटेस्ट इमेज से। दोस्तों, कहा जाता है कि बाहर की दुनिया को देखने से पहले हमें अपने घर का ब्यौरा ले लेना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, अगर हम आपसे सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए कहें कि हमारी धरती की पहली तस्वीर कौन से साल में खींची गई होगी, तो यार आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे ना, यानी कि साल 1969 में, तब। या फिर कुछ लोग यही कहेंगे कि जब यूरी गैगरिन 1961 में अंतरिक्ष में गए थे, तब उन्होंने धरती की पहली तस्वीर ली होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आप सभी गलत हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से धरती की पहली झलक हमें यूरी गैगरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हैरत अंगेज कारनामों के भी कई साल पहले मिली थी, और वो साल था साल 1946 का, यानी जब भारत देश को आजादी भी नहीं मिली थी। अब दोस्तों, ये किस्सा बड़ा ही रोचक है। दरअसल अक्टूबर 1946 में अंतरिक्ष से धरती कैसी दिखती है, सिर्फ इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों और सोल्जर्स की कुछ टीम ने उत्सुकतावश एक बड़ा ही जुगाड़ू आइडिया खोज निकाला। उस समय के वैज्ञानिक धरती को ऊपर से देखना चाहते थे, लेकिन उस दौर में कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं बने थे, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मिसाइल का इस्तेमाल करके उसे आसमान के ऊपर भेजें और उस मिसाइल में कैमरा अटैच कर दे, जिससे हमें पृथ्वी की झलक मिल सके। ये आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन चूंकि इसमें मिसाइल छोड़नी थी तो उन्हें आर्मी की मदद लेनी पड़ी। लेकिन आर्मी वालों को मनाते मनाते जैसे वो इस बात के लिए रेडी हुए, तब तक V2 मिसाइल के साथ बड़े ही मजबूत कंटेनर में वीडियो रिकॉर्डर को रख के अंतरिक्ष में भेजा गया, ताकि जब मिसाइल नीचे आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये मिसाइल लॉन्च हुई और धरती के 105 किलोमीटर ऊपर तक पहुंची, जहां पर उसने यह फुटेज रिकॉर्ड करी, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब इसी फुटेज का एक फ्रेम निकाला गया तो मिली पृथ्वी की वो पहली तस्वीर जो हम इंसानों ने कभी भी कैप्चर करी हो। अब दोस्तों, जरा सोचिए कितनी जद्दोजहद लगानी पड़ी थी हमें धरती की इतनी धुंधली और बेरंग तस्वीर लेने के लिए। मगर आज के समय में ऐसी हजारों सैटेलाइट्स धरती के ऊपर मौजूद है जो वहां की लाइव फुटेज लेती रहती है। अब अगर इनमें से एग्जांपल के लिए हम लोग जापान के वेदर सैटेलाइट हिमावारी 8 को ले ले, तो वह इतनी स्मार्ट है कि खुद ही ऊपर की जियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर कई बार काफी सटीक वेदर प्रेडिक्शंस कर देती है, और इसकी इमेजेस कितनी शार्प है आप खुद ही देख सकते हैं। अब इत्तेफाक से इसे भी साल 2014 के अक्टूबर महीने में ही लॉन्च किया गया था, और महज इतने कम समय में वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। अब दोस्तों, पृथ्वी की पहली इमेज लेने से पहले ज्यादातर लोग अर्थ को फ्लैट ही माना करते थे, बट इस इमेज ने कई लोगों की सोच बदल डाली। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखे तो थॉमस फ्राइडमैन नाम के एक ऑथर ने 21st सेंचुरी में अपने बुक द वर्ल्ड इज फ्लैट के जरिए दुनिया को फ्लैट बताया है। उन्होंने 10 ऐसे कारण दिए हैं कि ये दुनिया आज भी फ्लैट बन चुकी है, पर कैसे,
ये जानने के लिए आप इस बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुनना। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से लेकर हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज भी सुन सकते हैं। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों, पृथ्वी के बाद अपने अगले ग्रह मंगल की ओर जाए तो वहां का किस्सा भी ऐतिहासिक है। 28 नवंबर 1964 के दिन जब मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो उसे भेजने का मकसद सिर्फ यही था कि वो धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह की तस्वीर हमें दे सके। और 15 जुलाई 1965 को ली गई ये तस्वीर ना सिर्फ इंसानों द्वारा मंगल ग्रह की पहली इमेज थी, बल्कि इंसानों द्वारा धरती के अलावा किसी और ग्रह की खींची गई पहली इमेज भी यही थी। अब इसके साथ एक फनी इंसिडेंट यह है कि जब ये तस्वीर धरती पर पहुंची थी तो वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजाने लग गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुरदुरा एहसान हमें क्यों मिला है। मगर बाद में ऑब्जर्व करने पर उन्हें यह पता चला कि सर्कुलर आर्क के ऊपर जो हल्के ब्लर ऑब्जेक्ट्स है वो मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद थिन गैसेस की परत है। लेकिन यार, किस्मत हमारे साथ कुछ इस तरह से रही है कि इतने धुंधले दिखने वाले इस प्लैनेट पर आज हमारे कई रोवर मौजूद है। और यूएई के होप और वाइटन ने मंगल ग्रह की जो तस्वीर खींची है वो नासा की क्वालिटी को भी कहीं ना कहीं बीट करती है, जिस वजह से इसे मंगल ग्रह के क्लियरेस्ट मैच के रूप में भी देखा जाता है। अब दोस्तों, वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और उसकी पहली तस्वीर खींचने का काम भी एक मैरिनर स्पेसक्राफ्ट ने ही किया था, जो था साल 1973 में ये करिश्मा करने वाला मैरिनर 10। अब दोस्तों, ये रही वो तस्वीर जिसमें इंसानों ने वीनस को पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वीनस की सरफेस पर कुछ हो ही ना। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस समय तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि हम लोग स्पेसक्राफ्ट में अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। और जब उसी अल्ट्रा वायलेट फिल्टर की मदद से इस तस्वीर को क्लियर किया गया तो हमें ना सिर्फ वहां के डेंस एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला, बल्कि यह भी रिजल्ट सामने आया कि वीनस सौर मंडल के सबसे डेडली प्लैनेट्स में से एक है। अब तो हालात ऐसे हैं कि वीनस के पास से केवल रशिया के ही 4 स्पेसक्राफ्ट निकल चुके हैं। और अगर आप जापानीज स्पेसक्राफ्ट आकात्सुकी की इस तस्वीर को देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर कैप्चरिंग कितनी बेटर हो गई है। वैसे आकात्सुकी सुनकर मुझे स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा नारुतो की याद आ गई। आपको आई क्या? अब दोस्तों, मैरिनर 10 का काम असलियत में सूर्य के जितना हो सके उतना करीब जाना था और अपने इसी मकसद के रास्ते में जहां उसने वीनस की पहली तस्वीर खींची तो वहीं मार्च 1974 में मर्क्यूरी की यह तस्वीर खींचकर भी इसने इतिहास रच दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट। दोस्तों, मर्क्यूरी से गुजरते वक्त इस स्पेसक्राफ्ट ने उस ग्रह की 2800 तस्वीरें खींची थी ताकि उसे ये एक परफेक्ट शॉट मिल सके जिसमें वैज्ञानिकों को मर्क्यूरी की सतह हमारे चांद के समान लगी। यह बात इतनी बड़ी थी कि 3 दशकों बाद भी कोई स्पेसक्राफ्ट मरकरी तक नहीं पहुंच पाया था और फाइनली साल 2011 में नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने यह इंतजार खत्म किया और मरकरी की एक और तस्वीर खींची जिसकी डिटेल्स देखकर हमें यह जानने को मिल गया कि मरकरी से बंजर ग्रह हमारे पूरे सौरमंडल में कहीं भी नहीं है। अब दोस्तों, पायोनियर 10 उनको चुनिंदा स्पेसक्राफ्ट में शुमार किया जाता है जिसके द्वारा खींची गई तस्वीरें उसे अपने समय से आगे की बताती है। अब कहने को तो यह भी साल 1972 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके द्वारा खींची गई पहली जुपिटर की तस्वीरों को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी दौर के बाकी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले इसकी तस्वीर कितनी रंगीन और इनहैंस्ड लग रही है। उसके बाद से दोनों वॉयेजर भी जुपिटर के पास से होकर गुजरे, मगर साल 2011 में नासा ने सिर्फ डेडिकेटेड होकर जुपिटर को ऑर्बिट करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। अब जुपिटर के पास पहुंचने के बाद से इसने धरती पर ऐसी कमाल की तस्वीरें भेजी है कि जिनकी तुलना करना भी असंभव है। अब एग्जाम्पल के लिए जुपिटर के जो पोल्स हमें दूर की तस्वीरों में नॉर्मल दिखाई देती थी, उन्हीं पोलर एरियाज को जब जूनो ने अपने कैमरे में कैद किया तो किस लेवल की तस्वीरें आई इसे आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं। पायोनियर 10 की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पायोनियर 11 भी अंतरिक्ष की यात्रा करने चल पड़ा और अपने पूर्वज से एक कदम आगे बढ़कर उसने साल 1979 में केवल सैटर्न से 13,000 किलोमीटर दूर मौजूद रहकर हमें यह तस्वीर भेजी।
अब जैसे आज हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई तस्वीरों को इतना महत्व देते हैं, वैसे ही सैटर्न की यह साफ तस्वीर भी उस समय किसी अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें हमें साफ तस्वीर के साथ साथ सैटर्न के 2 मून्स भी दिखाई दिए थे। जुपिटर की तरह सैटर्न को भी एक्सप्लोर करने के लिए उसे एक डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट दिया गया जिसका नाम था कैसिनी। और साल 2014 में सैटर्न के पास पहुंचने के बाद से अपने लॉन्च से लेकर 13 साल तक कैसिनी ने अपनी सर्विसेज दी, जिसके अंडर हमें यह खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। मगर उसके बाद से हमें शनि ग्रह का कोई भी अपडेट नहीं मिला है। अब यह वो लिमिट था जिसके बाहर किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने कदम नहीं रखा, सिवाय एक के, और वो था वॉयेजर 2। दोस्तों, जनवरी 1986 में हमें यूरेनस का पहला और इकलौता क्लोजअप फोटो देखने को मिला, और ये तस्वीर भले ही दशकों पुरानी हो, मगर इसके बावजूद आपको इसमें यूरेनस की नीली सतह, हल्के बादल और पतले एटमॉस्फेयर को नोटिस कर सकते हैं। और तब से आज तक भले ही कोई स्पेसक्राफ्ट वहां ना गया हो, लेकिन हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने यूरेनस की कई तस्वीरें ली है। मगर यार, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी यूरेनस की स्टडी करने के लिए हबल से ज्यादा वॉयेजर द्वारा ली गई इस तस्वीर को ही देखा जाता है। अब यूरेनस की तरह नेपच्यून की भी पहली इमेज वॉयेजर 2 ने ही ली थी, जिसमें नेपच्यून के एक्टिव एटमॉस्फेयर और डार्क स्पॉट्स को देखा गया था, और यह भी पता चला था कि नेपच्यून पर भी काफी सारे तूफान आते रहते हैं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, जब साल 2018 में हबल टेलीस्कोप ने नेपच्यून की यह फोटो ली थी, तो वैज्ञानिकों को यह स्पॉट मिला ही नहीं, जो नेपच्यून में वॉयेजर 2 से उस वक्त देखा गया था। जिससे वैज्ञानिकों ने यह प्रेडिक्ट किया कि नेपच्यून पर आए दिन स्टॉर्म्स आते रहते हैं, मगर इनका फोर्स धरती से कई गुना ज्यादा होता है, और ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि नेपच्यून पर आने वाला एक तूफान धरती के 2 सालों के बराबर समय तक चलता है। तो दोस्तों, ये थी इंसानों द्वारा ली गई हमारे सौर मंडल के 8 प्लैनेट्स की सबसे पहली तस्वीर, और उनके कंपैरिजन में उनकी सबसे लेटेस्ट या सबसे साफ इमेजेस, जिन्हें देखकर यह साफ समझ में आता है कि सिर्फ कुछ दशकों में हम लोगों ने खुद को इतना अपग्रेड किया है कि हमें खुद भी इस बात का यकीन नहीं होता। वैसे यार, इन सभी ग्रहों में से आपका फेवरेट कौन सा प्लैनेट है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा फेवरेट तो यार एज यूजुअल अर्थ है। और दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि हमने अभी तक सौर मंडल के सभी चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ सन, प्लूटो और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स छूट चुके हैं। अगर आप उनके बारे में इसका एपिसोड 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट ज्यादा हुए तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुको एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना, और यूज करना हमारा प्रोमो कोड ATV 50% फ्लैट डिस्काउंट के लिए। अब अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।